हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के बेसिक्स समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिमिलर फिगर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर देखिए, सिमिलर फिगर्स आर टू फिगर्स दैट हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज। यानी कि अगर आपके पास दो फिगर्स दी गई हैं तो अगर उन दो फिगर्स की शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तब हम कहेंगे कि वो टू फिगर्स, वो दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, जिनकी सेम शेप होगी लेकिन डिफरेंट साइज होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये सिमिलर फिगर्स हैं। भले ये छोटा सर्कल है यानी कि इसकी रेडियस कम है और ये बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं क्योंकि दोनों ही क्या हैं, सर्कल्स हैं। उसके बाद देखिए, ये भी एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स क्या है, 2 सेंटीमीटर। ये भी एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये छोटा स्क्वायर, ये बड़ा स्क्वायर, यानी कि दो ऐसी फिगर्स हैं जिनकी शेप तो सेम है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन इनके साइज डिफरेंट है, तो ये भी सिमिलर फिगर्स ही कहलाएंगे। अब इसके बाद देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स कितनी है, 4 4 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ऐसी शेप्स है जो कि सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की शेप सेम है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन इनके साइज डिफरेंट है। लेकिन ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स, क्योंकि सेम शेप है और साइज डिफरेंट है, तो ये दोनों भी सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। अब हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंस फिगर और सिमिलर फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो तो सिमिलर होती हैं, लेकिन जितनी भी सिमिलर फिगर्स होती हैं ज़रूरी नहीं कि वह कॉन्ग्रुएंट भी हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये अभी हम आपको समझाएंगे। तो छोटी क्लासेस में आपने कॉन्ग्रुएंस फिगर के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, कॉन्ग्रुएंस फिगर वो फिगर्स होती हैं जिनमें सब कुछ सेम होता है, यानी कि उनकी शेप भी सेम होगी और उनमें साइज भी सेम होंगे। लेकिन सिमिलर फिगर्स में अभी हमने क्या सीखा, दो ऐसे फिगर्स जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज डिफरेंट होते हैं। तो ये आपने मेन चीज़ याद रखनी है। कॉन्ग्रुएंस फिगर कौन सी होगी, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर उनका शेप भी सेम है और उनका साइज भी सेम है। लेकिन सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी मतलब सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ये तो हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। दो ऐसे फिगर्स जिनका शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, उनको हम सिमिलर फिगर कहेंगे। जबकि कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होगी, जिनमें शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। सिमिलर फिगर्स में कौन कौन से फिगर्स आ जाएंगी, ऑल सर्कल्स, कैसे भी सर्कल हो छोटे बड़े वो सिमिलर कहलाएंगे। ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स है छोटे बड़े वो भी सिमिलर कहलाएंगे। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो भी सिमिलर फिगर्स में ही आते हैं। अब नॉन सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है जो आपस में सिमिलर नहीं होती, ट्रायंगल एंड सर्कल, दोनों में शेप भी अलग है और साइज तो अलग हो ही सकते हैं, तो ये क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स। और ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल और सर्कल सिमिलर नहीं होते, ट्रायंगल और रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिमिलर फिगर होने के लिए शेप सेम होनी चाहिए। अब ट्रायंगल और सर्कल की शेप सेम नहीं हो सकती, ट्रायंगल और रेक्टेंगल की शेप भी सेम नहीं हो सकती, इसलिए सिमिलर नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कि टू पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होते हैं। देखिए, जब हम पॉलीगॉन्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है, ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल की मदद से ही इनको समझेंगे। टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, दो पॉलीगॉन्स सिमिलर कहलाते हैं अगर, अब इसमें दो कंडीशंस आ गई। पहली, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर उन दोनों पॉलीगॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एक तो ये कंडीशन हो गई। और दूसरा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रपोर्शन, और अगर उनकी साइड्स सेम रेशो या सेम प्रपोर्शन में है तब भी हम उनको सिमिलर कहेंगे। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तब भी हम उनको सिमिलर कहेंगे।
तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं लेकिन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में नहीं हैं, तब भी क्या वो सिमिलर होंगे? नहीं, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि दो ऐसे पॉलीगॉन्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी सेम होंगे, तब हम कहेंगे कि ये दोनों पॉलीगॉन्स सिमिलर हैं। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होने का क्या मतलब होता है, ये अभी हम आपको बताएंगे। एक बात को इस पूरे चैप्टर में याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और अगर वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो ये दोनों कंडीशंस उसमें फुलफिल होती हुई आपको नज़र आएंगी। क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी इक्वल होंगे। यानी दिस अपॉन दिस इसका जो आंसर आएगा, दिस अपॉन दिस इसका जो आंसर आएगा, दिस अपॉन दिस इसका जो आंसर आएगा, वो भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल्स आपको दिए गए हैं। अब इस ट्रायंगल में देखिए एंगल A 50 डिग्री है, एंगल P 50 डिग्री है, तो ये दोनों यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल B 60 डिग्री, एंगल Q 60 डिग्री, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। एंगल C 70 डिग्री, एंगल R 70 डिग्री, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये वाला एंगल C और ये वाला एंगल R, ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? ये दोनों ट्रायंगल्स कहलाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नाम लिखे जाते हैं ना, ये अल्फ़ाबेट्स का भी बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ हमने क्या लिखा? ट्रायंगल ABC। अब अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रायंगल PQR तो इसका मतलब A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स में मान रहा हूँ? P, ठीक है। A के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? P। B के साथ कौन होगा? Q। देखिए B के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ? Q। C के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ? R। तो ये नाम आप अपनी मर्जी से कुछ ऐसे ही नहीं रख सकते, बड़े ध्यान से ये नाम देखने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सा पार्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है। अब यहाँ पर कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर तो हमने तीन एंगल्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दिए और उसके बाद बोल दिया कि ये दोनों तो सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो क्या इतना काफ़ी है? बिल्कुल, अगर आप तीन एंगल्स इक्वल दिखा देते हैं तो ये काफ़ी रहता है। सच तो ये है कि अगर आप दो एंगल्स भी इक्वल दिखा देते हैं ना, तब भी वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। ये आगे हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स आपके इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाता है। आपको तीसरा एंगल शो करना है इक्वल तो भी कर दीजिए, नहीं करना चाहते दो एंगल इक्वल आ गए तब भी ये सिमिलर हो जाएंगे। अब कोई अगर ये पूछता है तो क्या इनकी हम साइड्स की रेशो इक्वल ना दिखाए? देखिए, जब आपने एंगल से शो कर दिया तो आप इससे सिमिलर दिखा सकते हैं। आपको अक्सर साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल दिखाते हैं तो फिर ये एंगल्स अलग से इक्वल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप एंगल्स के द्वारा अगर सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब उनकी साइड्स की रेशो तो ऑलरेडी अपने आप ही इक्वल आ जाएगी। और अगर आप साइड्स की रेशो लेकर इनको सिमिलर प्रूव करते हैं, जो भी हम आपको सिखाएंगे, तो मान के चलिए कि फिर ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इनके एंगल्स के द्वारा ये शो किया कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। अब हम साइड्स की रेशो के द्वारा ये शो करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। और जैसे जैसे इस बेसिक वीडियो में हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को फिर से सिमिलर प्रूव करना है, लेकिन इस बार एंगल्स के द्वारा नहीं बल्कि साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के द्वारा। तो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? PQ। देखिए, AB पहले दो लेटर और PQ पहले दो लेटर, तो AB के साथ किसकी रेशो आएगी? PQ की। AB था 5, PQ था 10, तो यहाँ हम लिखेंगे AB अपॉन PQ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकाल रहे हैं ना, AB का 5 है, PQ का 10 है। सोल्व करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या मिला? 1/2। तो इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो तो 1/2 आ गई। अब लिखेंगे BC अपॉन QR। ये देखिए, BC इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? QR। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, BC लास्ट के 2 लेटर्स और QR लास्ट के 2 लेटर्स, यानी हम सही कर रहे हैं। तो BC अपॉन QR, BC कितना है?
BC है 7 और QR कितना है 14, तो 7/14 इसको काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्या मेरा 1/2 देखिए सेम आ रहे हैं ना। अब देखते हैं, देखिए AC तीसरी साइड और यहाँ से PR जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, तो AC अपॉन में PR, AC कितना था 6 और PR कितना था 12, इसको काटिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2, तीनों की रेशो इक्वल आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ ये वाला इज इक्वल टू BC अपॉन QR ये वाला इज इक्वल टू AC अपॉन PR, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है वो इक्वल आ गई है, तीनों ही 1/2 आ गई है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अब यहाँ पर हमने रेशो साइड्स की रेशो के द्वारा सिमिलर दिखाया, यहाँ पर हमने 3 एंगल्स इक्वल दिखा के इनको सिमिलर दिखाया, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना कि जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो आपकी उसमें जो तीनों एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल माने जाते हैं, इक्वल होते हैं, और तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो भी इक्वल ही होती है। अब हम समझेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम BPT भी कहते हैं, और ये इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और इस थ्योरम को आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरम है इसी का यूज़ करके इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, और उसके अलावा ये थ्योरम ही एग्ज़ाम में दी जा सकती है। हो सकता है कि एक थ्योरम ही एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कि इस थ्योरम को सॉल्व कीजिए, तो इसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि BPT, और इसका एक और नाम भी है थेल्स थ्योरम। इसी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो इस थ्योरम को आपको चाहे समझने के लिए 3-4 बार, जितनी बार आपको लगे कि समझना है उतनी बार देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि ये थ्योरम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो ये थ्योरम क्या कहती है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है, वो कह रहे हैं कि इसमें अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं वो लाइन है D, जो कि पैरेलल होगी इस साइड के। देखिए, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये लाइन ड्रॉ की गई किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। तो उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है जो इस AB लाइन को यहाँ D पे इंटरसेक्ट कर रही है और E पॉइंट को AC लाइन को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, ये वाली लाइन इन दो ये साइड और ये साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। कैसे, इस बात को समझिए। देखिए, ये पैरेलल लाइन है BC के, AB को कहाँ काटा, D पे काटा, AC को कहाँ काटा, E पे काटा। अब यहाँ पर एक बार इसको पढ़ते हैं, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इसको काटा D पे, इसको काटा E पे, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो प्रूव कीजिए कि ये दोनों साइड्स भी सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है, यानी कि दिस मतलब AD अपॉन दिस यानी कि DB, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये हमें शो करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी सेम रेशो में डिवाइड हो गई है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, यानी कि हमें क्या दिया गया है, अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC, जिसमें DE पैरेलल है BC के, एंड इंटरसेक्ट्स AB एट D, AB को कहाँ काटती है लाइन, D पे, एंड AC एट E, और AC को कहाँ काटती है, E पे। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, AD अपॉन DB यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC यानी कि दिस अपॉन दिस, यानी कि इस पैरेलल लाइन ने इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर दिया है। ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। अब यहाँ पर बात आती है कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन करना है BE को। देखिए, B को अभी हम E से ज्वाइन करेंगे, एंड DC, और D को C से, ये DC को ज्वाइन करेंगे और ये BE को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में अभी एक और पार्ट है, पहले हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, B को E से ज्वाइन किया है और C को D से ज्वाइन किया है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में और क्या है, एंड ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB एंड DG परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि एक तो यहाँ पर हम EF परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, AB के ऊपर, और यहाँ से एक DG परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, AC के ऊपर। अब हम ये वाली कंस्ट्रक्शन करते हैं,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और डी जी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। तो बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया, डी जी परपेंडिकुलर ए सी के ऊपर और ई एफ परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर। अब हम आते हैं प्रूफ पे। सिंस ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ई एफ इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, जो कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में देखा था, ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो ये ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, इसमें भी तो यही परपेंडिकुलर आया, और किसी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी हाइट होती है उस ट्रायंगल की। तो अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल ए डी ई का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो ई एफ है वो इस ट्रायंगल ए डी ई में हाइट का काम करेगा। इसके अलावा ये जो ट्रायंगल बी डी ई है, ये देखिए बी डी ई, इस ट्रायंगल में भी यही हाइट आएगी ई एफ। क्यों, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए बी लाइन के ऊपर। और देखिए ए बी का ही तो पार्ट ये बी डी है, और जब हम इस ट्रायंगल बी डी ई की बात करते हैं तो इस बी डी साइड को अगर आगे बढ़ाते हैं हम, तो ये परपेंडिकुलर इसी पर तो आ रहा है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ई एफ, ये इस ट्रायंगल ए डी ई में भी हाइट का काम करेगा, और इस ट्रायंगल बी डी ई में भी यही ई एफ हाइट का काम करेगा। और यही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो यानी कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है, ई एफ। अगर हाइट ई एफ है तो बेस क्या होगा, ए डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, इसको पढ़ते कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है ए डी, तो यहाँ लिखा इंटू ए डी, इंटू हाइट क्या है ए एफ, ये रही हाइट ए एफ। ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई यहाँ पर निकाला। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर तो ई एफ ही है, तो बेस क्या होगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि देखिए ए डी को ही आगे बढ़ाएंगे तो ये बी डी आएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या कहलाएगा, बी डी। तो हाफ इंटू बेस कितना हुआ, डी बी, ये डी बी हमने बेस लिया। देखिए यहाँ पर बेस ऐसे है ना, यही आगे बढ़ गया, तो ये बेस क्या है, डी बी, और इनटू में हाइट क्या है, हाइट यही वाली है, यानी ये जो ट्रायंगल बी डी है इसमें भी हाइट यही ई एफ है, और यहाँ बेस ये डी बी है। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ये आ गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी हमें ये मिल गया। तो आप इसको अगर आप कुछ पार्ट्स में याद रखना चाहे कि थ्योरम को हम कैसे याद रखें, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से याद रखना है कि एक तो आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है ए डी का, फिर आपने ये वाला जो ट्रायंगल है बी डी ये एरिया निकाला है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको यहाँ पर रेशो में लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ऊपर अपोन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी नीचे इज इक्वल टू, इसका एरिया ये है ना, तो ये ऊपर लिखा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ, इसका एरिया ये नीचे लिखा हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। अब देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा, क्या मिला, ए डी अपॉन डी बी, वो यहाँ लिखा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई आपको कितना मिल गया है, ए डी अपॉन डी बी, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था तो उसमें एक साइड क्या थी, ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी तो हमारे पास आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी तक हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ए डी इसका एरिया अपोन में ये ट्रायंगल बी डी इसका एरिया, अभी तक ये निकाला। अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, दोबारा से ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और अब हम एरिया निकालेंगे ये वाले ट्रायंगल का, ठीक है, सी ई डी का। जैसे यहाँ ये बी डी था ना, ऐसे ही अब क्या आएगा, सी ई डी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। सिमिलरली करके भी हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, यही ट्रायंगल दोबारा से लिया, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इसको हमने क्या लिख दिया है, डी ई सी, ये वाला ट्रायंगल। अगर कोई यहाँ पर कहता है कि हमें ये ट्रायंगल डी ई सी नहीं लिखना, इसकी जगह सी ई डी लिखना है,
तो आप सी ई डी भी लिख सकते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करते समय इससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पर इसको लिया है ट्रायंगल डी ई सी, आप चाहे तो सी ई डी भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने क्या लिया था बी डी ई, तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो सी ई डी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ये पूरा ट्रायंगल ऊपर वाला, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, ये नीचे जो राइट की तरफ ऐसे बना है ये वाला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या होगा, हाफ इंटू बेस, इस बार परपेंडिकुलर हम लेंगे ये डी जी वाला, तो बेस क्या हो जाएगा ए ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंटू बेस कितना ए ई, इंटू में परपेंडिकुलर क्या है डी जी, अपॉन में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, ये वाला ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस। देखिए यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है डी जी, यही इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है तो बेस क्या होगा, ये बेस होगा ईसी, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल में किया था सेम चीज़ यहाँ हो रही है। हाफ इंटू बेस क्या है ईसी, और जो परपेंडिकुलर है यानी कि हाइट वो डी जी ही है, डी जी है। हाफ से हाफ कट जाएगा, डी जी से डी जी कट गया, क्या बचा ए ई अपॉन में ए सी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ये ऊपर वाला ट्रायंगल, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ये नीचे वाला ट्रायंगल, इज इक्वल टू क्या आ गया ए ई अपॉन ई सी, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब जो हमें प्रूव करना था ना, तो उसमें लेफ्ट साइड में तो था ए डी अपॉन डी बी, जो कि अभी हमने पिछले पेज पे लास्ट में लिखा था, और राइट साइड में क्या आना चाहिए ए ई अपॉन ई सी, अब ये भी आ गया। तो अब इन दोनों को इक्वल कैसे दिखाए, यानी कि ये वाला जो फाइनल पार्ट होगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये इक्वल कैसे आएंगे, अब हम यहाँ पर इसको शो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी। देखिए बी डी ई ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल डी ए सी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स, इनके बारे में कुछ खास यहाँ पर आपको अगर नज़र आए तो वो क्या होगा वो यहाँ पर आपको पता चलेगा, यानी इन दोनों में क्या खास है। ट्रायंगल बी डी एंड ट्रायंगल डी ए सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस डी ई, दोनों का बेस एक ही है डी ई। अगर आप बी डी ई कहते हैं तो इसमें भी डी ई आ रहा है, अगर आप डी ई सी कहते हैं तो इसमें भी डी ई आ रहा है। तो दोनों में क्या है सेम बेस है डी ई, वो हमने लिखा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी, और ये दोनों साइड्स पैरेलल ये हमें दिया गया है, यानी कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनका बेस भी सेम है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में ये दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं और इनका बेस भी सेम है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम हो और वो दो पैरेलल लाइंस के, दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हों, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जिनका सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस डी ई और बी सी के बीच में आ रहे हैं, तो इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई यानी कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी यानी कि ये वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड्स, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल किया। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। रेसिप्रोकल करेंगे 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इधर भी 1 ऊपर ये नीचे, तो 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी। याद रखिए अगर इनके ये एरिया इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल भी आपस में इक्वल ही होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका एरिया हम दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे ऊपर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन में ये एज इट इज रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू, इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी से, तो यहाँ आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, और रीज़न यहाँ हमने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। तो इन दोनों साइड्स को हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। अब अगर आपको याद हो तो पिछले पेज पे यानी जो लास्ट पेज हमने अभी सॉल्व किया था इसी थ्योरम को, तो वहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी हमें क्या मिला था, ए डी अपॉन डी बी, तो इसकी जगह तो हमने ये लिख दिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी। ये हमें क्या मिला वो यहाँ आपको नजर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी क्या था, ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि ये
किसके इक्वल है, ए अपॉन ई सी के, तो इसकी जगह ए अपॉन ई सी आ गया। तो हमें जो थ्योरम प्रूव करके दिखानी थी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, वो यहाँ पर हमने प्रूव कर दी है। तो एक बार इसको अगर हम शॉर्ट में देखना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर उसमें एक साइड डी पैरेलल दी गई है बी सी के, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो साइड डी है जो कि इसके पैरेलल है, ये इस साइड को और इस साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। वो चीज़ यहाँ पर हमने शो करी है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पर हमारी ये थ्योरम पूरी यहाँ पर प्रूव हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। इसमें एक छोटी सी चीज़ जो मैं एक्सटेंडेड, इसमें जो मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी आपको इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। अब वो चीज़ क्या है, अभी तक जो हमने देखा बीपीटी में, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने क्या सीखा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आएगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, अगर ये दो इस तरीके से सेम सिनेरियो आपको दिया गया है और डी पैरेलल है बी सी के, इफ़ डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है, तो उस केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी, ये देखिए इतना ए डी अपॉन में ये पूरा ए बी, ये पूरी साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ये पूरा ए सी। ये आपको समझ आया, ए डी अपॉन में पूरा ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ये पूरा ए सी। लेकिन आपको ये याद रखना कि अगर आपने यहाँ पर ए डी अपॉन में ये पूरा ए बी लिया है तो यहाँ पर ए डी की तरह यहाँ पर आप पहले ए ई यूज़ करेंगे और फिर ये पूरा ए सी लेंगे, तब ये सही माना जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा ए बी ये अपॉन में इतना पार्ट लेना चाहे ए डी, ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ से पूरा ए सी, ये भी लिख सकते हैं, अपॉन में इतना पार्ट ए ई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर हम ए डी अपॉन ए बी कर रहे हैं, ए डी अपॉन पूरा ए बी, ऐसे ही आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये नीचे वाला बी डी भी तो यूज़ कर सकते हैं, बी डी अपॉन में ये पूरा ए बी इज इक्वल टू इधर से ई सी अपॉन में ये पूरा ए सी। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कब इस तरीके से यूज़ करना है, तो जैसे जैसे वो क्वेश्चंस आगे आएंगे उस तरीके से हम आपको ये समझाते जाएंगे कि कब ऐसे यूज़ करना है और कब ऐसे यूज़ करना है। मेन ये चीज़ थी कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसके ट्रायंगल में तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये तो मेन चीज़ हो गई। लेकिन इस तरीके से भी बीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो थ्योरम है ये कन्वर्स है बीपीटी के, यानी कि उसके अपोजिट है। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, उसमें एक लाइन दी गई है डी जो डिवाइड करती है इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में। कैसे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये ऑलरेडी हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि डी पैरेलल है बी सी के, यही तो यहाँ पे लिखा है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दिया गया है। किस लाइन ने किया ऐसा, डी ने। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो डी लाइन होगी मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी हमें डी और बी सी को पैरेलल दिखाना है। बीपीटी में क्या था, ये दोनों पैरेलल थे, तो प्रूव करना था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये उसका कन्वर्स है। यानी कि ये ऑलरेडी गिवन है कि इस लाइन ने क्या किया, इनको सेम रेशो में डिवाइड किया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। लेकिन इस बार हमें ये प्रूव करना है कि ये आपस में पैरेलल हैं। पिछली बार पैरेलल थे, सेम रेशो दिखाई थी, इस बार सेम रेशो ऑलरेडी गिवन है, डी को बी सी के पैरेलल दिखाना है। तो इसके गिवन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड लाइन डी ई इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ए सी एट ई सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। यानी एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एक लाइन डी ड्रॉ की गई जिसने ए बी को डी पे काटा, ए सी को ई पर काटा, इस तरीके से कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये तो गिवन हो गया। टू प्रूव क्या करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ये हमें प्रूव करना है। इसके प्रूफ में हम लिखते हैं लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी बट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि डी बी सी के पैरेलल नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पर एक नई साइड बनाएंगे जिसको हम कहेंगे कि वो बी सी के पैरेलल, वो होगी डी एफ। ये डी एफ कैसे बनेगी, इसको ज़रा अब आप ध्यान से समझिएगा। ये डी एफ यहाँ पर हम बनाते हैं,
हम थोड़ी देर के लिए ये मान रहे हैं कि ये जो DF है, ये DF ये पैरेलल है BC के। हालांकि आप देख के बता सकते हैं कि DF BC के पैरेलल नहीं है, लेकिन अभी हमने ये मान लिया कि D इसके पैरेलल नहीं है बल्कि DF इसके पैरेलल है। अब उसके बाद हम लिखेंगे सिंस DF इज पैरेलल टू BC। अब अगर हमने मान लिया कि DF BC के पैरेलल है तो BPT यहाँ काम करेगी। देखिए कैसे काम करेगी, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC बाय BPT, और ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। देखिए BPT में हमने यही तो समझा था कि अगर एक ट्रायंगल है आपके पास ये ABC और उसमें एक DF लाइन हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल है BC के, तो ये DF क्या कर रही है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इन दोनों साइड्स के जो रेशोज है उनको इक्वल ला रही है, यानी कि इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो अगर DF BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AF अपॉन FC के। ठीक है, और इसका रीज़न हमने लिखा बाय BPT। अब एक तो ये चीज़ हो गई, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया था, क्वेश्चन में तो हमें ये बताया गया है कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। ये तो हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर हमने गिवन में भी लिखा था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इसके लिए हम लिखेंगे गिवन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, दोनों में AD अपॉन DB दोनों की ये साइड से इक्वल है। तो जैसा कि 9th क्लास में हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में सीखा था कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस है और उनमें अगर ये साइड सेम आ जाती है तो बाकी की दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे AF अपॉन में FC यानी कि ये इज इक्वल टू AE अपॉन EC यानी कि ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल आ गई। तो अभी तक हमें क्या मिल गया, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम अगले पेज पर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि एक चीज़ तो हम जानते हैं कि DF तो BC के पैरेलल है नहीं, वो तो हमने बस लेट कर लिया है, और ये हमें पता है कि DE ही पैरेलल आने वाला है BC के। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं कि F और E दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि जो ये F पॉइंट है ये E पॉइंट ही है, यानी कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है। हम E और F को सेम यही पॉइंट साबित करने जा रहे हैं, यही मेन टारगेट है। और ये कब प्रूव होगा, जब ये प्रूव हो जाएगा कि इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ये इसी पॉइंट पर F पॉइंट भी है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि हमें जो ये लास्ट पेज पे हमने बिल्कुल लास्ट में लिखा था कि AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हमने इन दोनों में क्या किया, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप LCM लेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। FC यहाँ पर आपका LCM आ जाएगा। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो FC को FC से डिवाइड किया 1 इंटू AF करेंगे AF प्लस का साइन, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। FC को 1 से डिवाइड किया FC को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया FC, जैसे कि आप नॉर्मली LCM लेते हैं वही किया है। तो यहाँ हमें क्या मिला, AF प्लस FC अपॉन में FC इज इक्वल टू, इसको भी LCM वगैरह लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा AE प्लस EC अपॉन में EC। जैसे यहाँ LCM FC आया था, यहाँ LCM क्या आ जाएगा, EC। अब ध्यान से देखिए AF प्लस FC, अब इसको देखिए AF इतना पार्ट, इसमें ऐड कर दीजिए FC को। अब AF में FC ऐड करेंगे तो ये पूरा AC बन जाएगा। तो यहाँ आप इसको ऐड करके लिखेंगे AC अपॉन में क्या है ये FC इज इक्वल टू AE प्लस EC। AE ये रहा AE, इसमें ऐड कीजिए EC को। अब AE में EC ऐड करेंगे तो ये पूरा AC बन जाएगा, AC आ गया, अपॉन में क्या है EC। अब इधर भी AC इधर भी AC आपस में कट जाएगा, 1 AC बन जाए AC बन जाए AC, ऐसे बोल सकते हैं हम। देखिए यहाँ AC मल्टीप्लाई में ऊपर है, इधर आके नीचे आता तब भी तो कटता ही ना, हमने डायरेक्ट ऐसे ही काट दिया। यहाँ से क्या बचा, 1 अपॉन FC वो लिखा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन EC वो लिखा। अब इन दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, FC ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो FC ऊपर आ गया FC इज इक्वल टू EC ऊपर आ गया EC। FC किसके इक्वल आ गया, EC के, और हमने क्या लिखा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, दोनों का रेसिप्रोकल किया तो ये मिल गया। अब देखिए FC इक्वल है EC के, यानी कि जो FC है वही EC है।
अब आप देखेंगे तो कहेंगे आप ये तो सही नहीं है, क्योंकि FC तो बड़ा होना चाहिए, EC तो उससे छोटा है लेंथ में। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने तो प्रूव कर दिया कि FC और EC आपस में इक्वल है। इसका मतलब F कहीं और नहीं है, वो इस E के ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि FC और EC दोनों इक्वल है, तो बीच में कोई ये डिस्टेंस है ही नहीं इनके। अगर FC और EC इक्वल है, इसका मतलब ये F पॉइंट कहीं और नहीं है बल्कि E के ऊपर ही है। तो उसके लिए हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड E आर कोइंसाइड। और ये तभी पॉसिबल है जब F और E कोइंसाइड होंगे। इसका मतलब हुआ यानी F और E एक ही पॉइंट है। इसका मतलब जो हमने माना था ना कि DF पैरेलल है BC के, वो नहीं है, क्योंकि F और E तो ये एक ही पॉइंट हो गया। तो जब हमने DF को BC के पैरेलल माना और F और E तो एक ही पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल है BC के। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। यानी कि जो हमने DF को पैरेलल माना था BC के, अब हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि F और E तो एक ही पॉइंट है, तो F की जगह हम E लिखते हैं। तो यहाँ से मिल गया DE पैरेलल है BC के। तो कन्वर्स ऑफ BPT को ज़रा शॉर्ट में देख लेते हैं कि एक ट्रायंगल था ABC, जिसमें एक ये लाइन थी DE जो AB को काटती है D पर, AC को काटती है E पर, और ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है, यानी कि AD/DB इक्वल है AE/EC के। और हमें प्रूव करना था कि DE पैरेलल है BC के, तो DE को हमने BC के पैरेलल यहाँ पर ये इस तरीके से प्रूव कर दिया है। तो अब अगर हम कहें कि BPT और कन्वर्स ऑफ BPT में क्या डिफरेंस है, BPT में क्या था कि ये साइड इसके पैरेलल है इस ट्रायंगल में, ये साइड इसके पैरेलल, तो प्रूव करो कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो हो गया। लेकिन कन्वर्स ऑफ BPT में क्या है कि ये एक साइड है जो इस साइड को और इस साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है, यानी कि AD/DB इज इक्वल टू A/EC। तो प्रूव कीजिए कि DE पैरेलल है BC के। यहाँ पर पैरेलल प्रूव करना था और BPT में हमें साइड्स को सेम रेशो में बांटा गया है, ये प्रूव करना था। अब हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि अगर आपको दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं तो उन दो ट्रायंगल्स को आप किस किस तरीके से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। हालांकि दो क्राइटेरिया तो हम पहले ही देख चुके हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में। एक तो ये था कि अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो वो आपस में सिमिलर हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल्स। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज आपस में इक्वल है तब भी वो दोनों सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 क्राइटेरियाज हैं, एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। तो पहला क्राइटेरिया होगा एंगल 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 क्राइटेरिया। हालांकि इसको सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो एंगल 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 क्राइटेरिया बोले या सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया बोले, बात एक ही है। एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल्स में अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। यानी कि ये एंगल अगर इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR फिर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ पर देखिए ये दो ट्रायंगल्स है, ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल। हमने नाम क्या लिखे ये देखिए, नाम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, A के साथ क्या है कॉरस्पॉन्डिंग P, B के साथ Q और C के साथ R, यानी A वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग P, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q और C के कॉरस्पॉन्डिंग R। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर समझना पड़ता है। ठीक है, तो अगर एंगल A एंगल P के इक्वल हुआ, ठीक है, और एंगल B एंगल Q के इक्वल हुआ और एंगल C अगर एंगल R के इक्वल हुआ तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल होता है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के कौन से क्राइटेरिया के द्वारा, AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के द्वारा, या फिर इसको आप AA सिमिलैरिटी भी लिख सकते हैं। देखिए इनको लिखने के अलग तरीके होते हैं, आप चाहे तो AA सिमिलैरिटी लिखिए, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखिए या AAA सिमिलैरिटी लिखिए, बात एक ही है। तो तीनों एंगल्स इक्वल दिखा दीजिए, वो भी ओके है। दो एंगल्स इक्वल दिखाए तब भी ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर आ जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर दो ट्रायंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं या कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। इसके बाद है SSS यानी कि साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, यानी अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज इक्वल आ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
अब इसमें देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ ट्रायंगल है PQR। AB है 2 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर, AC है 5 सेंटीमीटर, PQ है 4 सेंटीमीटर, QR है 6 सेंटीमीटर, PR है 10 सेंटीमीटर। हमने ट्रायंगल का नाम क्या लिखा है? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, यानी A के कॉरस्पॉन्डिंग में P वर्टेक्स, B के कॉरस्पॉन्डिंग में Q और C के कॉरस्पॉन्डिंग में R। अब हम देखिए AB के कॉरस्पॉन्डिंग में चेक करेंगे PQ की रेशो को। कैसे? AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ, AB की जगह 2 और PQ की जगह 4, इनको सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या मिला? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया। अब हम लेते हैं BC अपॉन QR को, ठीक है। देखिए BC सेकेंड एंड थर्ड, QR सेकेंड एंड थर्ड, तो ये इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। BC की जगह यहाँ 3 अपॉन में QR की जगह 6, काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1 अपॉन 2। देखिए दोनों की रेशो अभी तक सेम आ रही है, AB अपॉन PQ भी हाफ है और BC अपॉन QR भी हाफ है। अब लेते हैं AC अपॉन PR, ये AC अपॉन ये वाला PR, ये PR इधर से आया, इधर से 5, इधर से 10, 5 अपॉन 10, काटिए इनको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या मिला? 1 अपॉन 2। AB अपॉन PQ, PC अपॉन QR, AC अपॉन PR, सबका आंसर एक ही आ रहा है, 1 अपॉन 2। इसका मतलब AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, तीनों की रेशो आपस में इक्वल है। तो अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में, यानी कि इन दो ट्राइंगल्स में अगर AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR ये अगर इक्वल आ गए, यानी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो अगर सेम आ गई है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के, कौन से क्राइटेरिया के द्वारा? SSS सिमिलरिटी के द्वारा। अब एक और क्राइटेरिया देखते हैं, SAS यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल है और उनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे? ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC है जिसमें AB है 5 सेंटीमीटर, AC है 6 सेंटीमीटर और ये एंगल A है 50 डिग्री। ट्रायंगल PQR है, PQ है 10, PR है 12 और एंगल P है 50 डिग्री। अब हम पहले तो इनकी रेशो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? PQ। यहाँ भी देखिए AB PQ, तो AB का 5 अपॉन में PQ का 10, रेशो चेक कर रहे हैं ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ गया? 1 अपॉन 2। अब AC अपॉन में PR, इधर से 6 इधर से 12, काटिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या मिला? 1 अपॉन 2। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल है, तो इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, दोनों 50 डिग्री हैं। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल है और इनके बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर प्रूव हो गए। इस वाले यानी क्राइटेरिया में SAS में आपको ये याद रखना है कि अगर ये दोनों साइड्स की रेशो आपस में इक्वल है, दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस, तो ये एंगल भी इनके बीच वाला होना चाहिए। मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल आया था, फिर ये क्राइटेरिया नहीं लगता, या ये एंगल इसके इक्वल आता था तब भी ये क्राइटेरिया नहीं लगता। इन दो साइड्स को इन दो साइड्स को यूज़ किया ना, तो इनके बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए, तब ये क्राइटेरिया लगेगा SAS सिमिलरिटी, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी आपस में इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, इसलिए दोनों सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स ABC और ट्रायंगल PQR इस तरीके से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।